तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आप एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड, आज का वीडियो आप लोग के लिए जैक बोर्ड से रिलेटेड होने वाला है, जो कि क्लास 11th का क्वेश्चन में करवाऊंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आज आप लोग का एग्जाम होने वाला 20 अप्रैल को मैथमेटिक्स का एग्जाम। और मैंने ऑलरेडी 20 क्वेश्चन तक करवा दिया था पिछले वाले वीडियो में। आज 21 से, अभी 21 से 40 तक आप लोग देखेंगे। और ये क्वेश्चन देख के ही आप लोग जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने का हाईली चांसेस है। यदि सेम क्वेश्चन ना आए तो पलट मतलब क्वेश्चन में कुछ डेटा वगैरह चेंज करके आ सकता है, या फिर कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा जो मैं करवा रहा हूँ। ऑलरेडी 3 वीडियो पहले ही डाल चुके हैं, जो कि यदि आप लोग नहीं देखे मैथ का तो देख लीजिए। सारा कॉन्सेप्ट वही मिला जुला आप लोग का जो है देखने को मिला है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप लोग के पास टाइम भी कम है। तो आप लोग 2x के स्पीड में या फिर 1.5x के स्पीड में आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मतलब कि 21 का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, समेशन ऑफ r = 0 to n एंड 3 का पावर r पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो इसको किस तरह से बनाया जा सकता है। 3 का पावर r है, मतलब पहले लेना 3 का पावर 0, फिर 3 का पावर 1, फिर 3 का पावर 2, इस तरह करके डॉट 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 प्लस 3 का पावर n, इसका समेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको तोड़ किसी तरह लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये एक AP बन गया है। AP बन गया ना। पहला टर्म क्या है, पहला टर्म a = 1 हो गया, एंड r क्या हुआ, कॉमन रेशियो, ये आप लोग का 3 हो गया। ठीक है, तो इसका समेशन क्या लिखेगा, एस एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आर का पावर एन माइनस, सॉरी देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा दिक्कत ये है कि यहाँ पे एन जो एन होता है वो है नंबर ऑफ टर्म होता है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितना हुआ आप लोग गिनना। देखिए 0 शुरू हुआ है ना, 0 शुरू हुआ एन तक गया, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, n+1 है। n+1 टर्म है नंबर ऑफ टर्म। देखिए 0 शुरू होकर n तक गया है। यदि 1 से शुरू होकर n तक जाता है तो नंबर ऑफ टर्म होता है n, लेकिन 0 शुरू होकर n तक गया तो नंबर ऑफ टर्म n+1। तो a इंटू आर का पावर n कितना है, n+1 -1 डिवाइडेड बाई r-1, 3 -1 कीजिएगा तो 2 आएगा। ये चीज़ आप लोग को होना चाहिए, ये चीज़ आप लोग का जो है होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ ऑप्शन में नहीं दिया है, मतलब कि ये नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो नन ऑफ दीज किस में, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 3 का पावर 8। इसमें देखिए मैंने बताया था कि जब भी इस तरह का आप लोग का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो आप लोग को जनरल टर्म का इक्वेशन पता होना चाहिए। ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था अच्छी तरह। तो इसमें मैं दोबारा नहीं बताऊँगा किस तरह आप लोग जनरल टर्म लिखते हैं। मैं डायरेक्ट जनरल टर्म का इक्वेशन लिखता हूँ, उसके बाद आप लोग सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो TR+1 क्या हो जाएगा, बताइए। TR+1 = हो जाएगा 8CR एंड x का पावर, ये लिखने आप लोग का आता होगा, मैंने ऑलरेडी पिछले वाला वीडियो पर दिखाया है। यदि नहीं देखें तो आप लोग देखिए तभी समझ में आएगा। और यहाँ पर 3 का पावर r, हम लोग को क्या चाहिए, x का पावर 5, मतलब कि ये जो 8 - r है ये होना चाहिए 5, मतलब कि यहाँ से r = 3 निकल गया, r = 3 निकल गया, r = 3 निकल गया, तो r की जगह 3 पुट कर दीजिए। तो ये 3T4 बन जाएगा एंड 8C5 हो जाएगा ये, एंड ये जो हो जाएगा वो x का पावर 5 बन जाएगा, ये 3 का पावर 3 हो जाएगा, मतलब 3 का पावर 3 27 हो जाएगा, एंड ये x का पावर 5 हो जाएगा। इसी का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, मतलब कि क्या हम लोग को ये वाला आंसर पुट करना है। 8C3 × 27, 8C3 × 27, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 27। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा 8, इसको इस तरह से लिख दीजिए 8 फैक्टोरियल के 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, तो ये 6 कैंसिल, मतलब कि 56 × 27 आ रहा है। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोग का आंसर बी आएगा 1512। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए हाउ मेनी टर्म्स आर इन AP, ये भी इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। और वैसे भी ये तो आप लोग सबको पता ही होगा, 10th में भी आप लोग AP पढ़े होंगे, 11th में भी AP पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिए A कितना, नंबर ऑफ टर्म पूछा जा रहा है, तो A कितना देखिए बताइए, A कितना है 20 है, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 5 होगा, एंड AN कितना है, AN आप लोग का जो है 100 है लास्ट टर्म। ठीक है, AN 100 है, तो AN का फॉर्मूला पर है ना, AN = A + n - 1 × D, n - 1 × D, A + n - 1 × D। ठीक है, तो हमको AN का वैल्यू पता करना है। तो देखिए सब कुछ दिया हुआ है, AN का वैल्यू आराम से निकाल लीजिए। AN का वैल्यू 100 दिया हुआ है, A का वैल्यू 20, एंड आप लोग का n - 1 एंड D का वैल्यू 5। इसको पुट यहाँ से सॉल्व कीजिए, n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू आएगा 80, 16, 17, तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। समझ है ना मैं किस तरह से कैलकुलेशन किया, डायरेक्ट यहाँ से घटाया तो 80 आया, फिर 5 से डिवाइड किया तो 16 आया, फिर +1 कर दिया तो 17 आया। 17 किस में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 15, ये 5 एंड 15। तो 5 एंड 15 के बीच क्या क्या नंबर आता है बताइए, 6 आता है, +7 आता है। मैंने ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, तो मैं बार बार तो नहीं बता पाऊंगा ना, अदरवाइज वीडियो भी लंबा हो जाएगा। आज ही आप लोग देना, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी इस वीडियो को अपलोड किया जाए। 6 + 7 15 तक ही, मतलब 5 एंड 15 के बीच वाला नंबर लेना है। और अरिथमेटिक मीन मतलब होता है एवरेज, तो एवरेज ही लेना आप लोग। 8, 9, 10 + 11 + 12 + 13 एंड +14, ये चीज़ कीजिए। थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, ताकि जो यहाँ पूरा कवर हो जाए। 10 + 11 + 12 + 13 + 14, ये चीज़ हो गया। एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा, नंबर ऑफ देख लीजिए कितना है टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से डिवाइड करना होगा। आप लोग एवरेज तो लेने जानते हैं ना,
9 से डिवाइड कीजिए तो ये आप लोग कैलकुलेशन कीजिए तो कितना आएगा बताइए, 90 आएगा। आप लोग कैसे कैलकुलेशन करना है, ईजी कैलकुलेशन बता देते हैं। देखिए ये 6 और 14 को ऐड कीजिए कितना आएगा 20, ये 7 एंड 13 को ऐड कीजिए ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, तो 20 कितना बड़ा है बताइए, 4 बड़ा है, मतलब कि वो 80 हो गया और ये 10 बच गया यानी 90 हो गया। तो 90/9 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फाइनल आंसर आप लोग का जो है 10 निकल के आएगा। 10 किस में, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स, ये जो है जीपी में होना चाहिए। 3 नंबर दिया, वो जीपी में कब होता है, जीपी मतलब क्या होता है कि उसका कॉमन रेशो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है। तो कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, A2/A1 या फिर A3/A2 इस तरह करके। तो मैं यही कॉमन रेशो का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। A2/A1 कीजिए, A2/A1 x-3 इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ये आर का फॉर्मूला होता है ना A2/A1, और आर को और एक टर्म और किस तरह से लिख सकते हैं, A3/A2 भी तो लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं x+4 A3/A2 इस तरह लिख सकते हैं। बस एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए, x² इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, x² इक्वल टू x² प्लस एक्स माइनस 12, ये चीज़ हो जाएगा। x² कैंसिल, मतलब यहाँ से x इक्वल टू 12 निकल के आ रहा है। 12 किस में बताइए, 12 आप लोग ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या कहा जा रहा है, 2 लाइन का इक्वेशन दिया जो कि परपेंडिकुलर है। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया, जब भी परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्लोप जो होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, और पैरेलल होने पर m1 इक्वल टू m2 होता है। m1 m2 क्या है, लाइन का स्लोप है। पहला लाइन का स्लोप m1 है एंड दूसरा लाइन का स्लोप m2 है। एंड लाइन का स्लोप निकालने के लिए मैंने बताया था, मान लीजिए कोई एक लाइन है ax + by प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि -a/b होता है डायरेक्ट स्लोप निकालने का फॉर्मूला। तो बस इसका स्लोप निकालिए, m1 m2 -1 कीजिए, m1 m2 -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 पुट कीजिए, ठीक है। तो m1 क्या हो जाएगा बताइए, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, वही m1 होगा। तो ये इस लाइन का स्लोप 3/4 होगा, एंड दूसरे वाले लाइन का स्लोप क्या होगा बताइए, -a/6 होगा इक्वल टू -1। यहाँ से a का वैल्यू निकालिए, माइनस कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू क्या आएगा, ये 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो a का वैल्यू आ गया मेरा 8। तो ये 8 किस में बताइए, 8 ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट होना चाहिए, पेंट लिख दिया 2,3। तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्मेट में आप लोग लाइन के इक्वेशन क्या पढ़े हैं, तो पढ़े हैं x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ये चीज़ पढ़े हैं इंटरसेप्ट फॉर्मेट में। लेकिन बोल रहा है कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब कि ये दोनों जो है ना वो इक्वल होना चाहिए। तो मान लीजिए ये दोनों को हम a मान लेते हैं, b ना मान के हम a मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का सेम दिया हुआ ना, सेम दिया हुआ इक्वल इंटरसेप्ट। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x + y इक्वल टू a निकल गया, यही लाइन का इक्वेशन होगा। लेकिन a तो हमको निकालना होगा ना, तो a कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए एक पॉइंट दिया हुआ जो कि पास कर रहा है इस लाइन से, तो पास करवा दीजिए 2,3 है ना, तो x की जगह 2 पुट कीजिए एंड y की जगह 3 पुट कीजिए इक्वल टू a, मतलब कि a इक्वल टू 5 आ गया, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताइए, x + y इक्वल टू 5 इसमें ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन इतना। देखिए अभी बताया ना कि 3x - 4y + 2 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, यहाँ फेंट लिख दिया, पॉइंट होगा। तो देखिए पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या बताया कि स्लोप जो है इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए इसका स्लोप जो भी है m मान लीजिए, तो जो हम लाइन के इक्वेशन को निकालना उस लाइन का भी तो स्लोप m ही होगा ना। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इसका स्लोप कितना दिया हुआ है, इसका स्लोप तो दिया हुआ है 3/4, तो जो लाइन का इक्वेशन होगा उसका भी स्लोप 3/4 ही होगा। यानी कि हमको इस लाइन का इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं, 3x - 4y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइन का स्लोप भी हमारा कितना निकल के आ रहा है, 3/4 ही निकल के आ रहा है। और ये लाइन जो बोला जा रहा है कि वो -2,3 से पास कर रहा है, तो लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -2,3 से पास करा देंगे। मतलब कि x की जगह -2 पुट कीजिए एंड y की जगह 3 पुट कीजिए, तो कितना आएगा बताइए, -2 पुट कीजिएगा तो ये -6 हो जाएगा, एंड 3 पुट कीजिएगा तो ये -12 हो जाएगा, प्लस लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा इक्वल टू यहाँ से आ गया हमारा 18। तो बस इस लेमडा की जगह 18 पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 3x - 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। वो किसमें है, 3x + 4y - 18 इक्वल टू 0 ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3, टू द लाइन। देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बताया था पिछले वाला वीडियो पे, यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिएगा, अदरवाइज फिर से बता देता हूँ कि हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई लाइन का इक्वेशन है x + by प्लस c इक्वल टू 0, और कोई पॉइंट है x1 y1, यहाँ से हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस पॉइंट को इसमें पुट करते हैं, तो क्या होगा, पुट करने पर x1 + by1 प्लस c हो जाएगा, एंड अंडर रूट डिवाइडेड बाई करते हैं √a² प्लस b², ये चीज़ करते हैं और इसका मॉड लेते हैं, यही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बस इस पॉइंट को यहाँ पुट कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, इस पॉइंट को पुट कीजिए तो ये 27 हो गया, और ये -9 हो गया, प्लस 16 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई √a² प्लस b², तो 81 प्लस 9 हो गया, 81 + 9 हो गया, और इसका मॉड यही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ जाएगा, ऊपर में आप लोगों को बन जाएगा 18 + 16 यानी 34, एंड नीचे आप लोगों को बन जाएगा √90, है ना, √90 बन रहा है। तो √19 को 90 को लिख सकते हैं 3√10 लिख सकते हैं, 3√10 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, मतलब कि ऑप्शन सेट किया या फिर कुछ तो मतलब इसमें गलती डाटा कर दिया होगा, 3 को -3 ना होगा, कुछ और पॉइंट होगा,
कुछ तो गड़बड़ किया है, लेकिन आंसर ये आएगा, आंसर यही आएगा, ठीक है, 100% यही आंसर आएगा। बाकी कुछ तो गड़बड़ किया हुआ है ऑप्शन में, इस तरह का ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो ये आंसर होगा। तो इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो किसको टिक लगाएं, किसी को नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहा जा रहा फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बताया कि सेंटर का सेंटर निकालने के लिए उसमें रेडियस पूछा गया था, इसमें सेंटर पूछ रहा है। रेडियस, तो रेडियस निकालने के लिए पहले सेंटर ही निकालना पड़ता है। तो सेंटर निकालने के लिए मैंने बताया था कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको -2 से डिवाइड करना है, एंड जो वाई का कोफिशिएंट है उसको -2 से डिवाइड करना है, तो वही सेंटर निकल जाएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट। बताइए एक्स का कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? एक्स का कोफिशिएंट कितना -4 है, इसको -2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। एंड उसी प्रकार वाई का कोफिशिएंट -8 है, तो उसको -2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? वो 4 आ जाएगा। 2, 4 किसमें? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बोल रहा फाइंड द एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसका भी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता दिया, बोल तो रहा हूँ। जो पहला 2 वीडियो बनाया ना उसमें सारा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर दिए किस तरह क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y है ना, तो ये कुछ अपवर्ड पैराबोला इस तरह से ड्रॉ होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y, और एक्सिस कौन वाला होगा? यही तो एक्सिस हुआ ना, यही चीज़ का पूछ रहा है इक्वेशन। ये वाई एक्सिस हुआ ना, ये एक्स एक्सिस हुआ, तो ये वाई एक्सिस हो गया। और वाई एक्सिस का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? एक्स इक्वल टू 0 से, एक्स इक्वल टू 0 से, तो एक्स इक्वल टू 0 किस में बताइए? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते, क्वेश्चन नंबर 33। डेरिवेटिव ऑफ log x बेस ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये चीज़ निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? log x बेस ए को इस तरह लिख सकते हैं ना, log x डिवाइडेड बाई log a, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस यहाँ पर क्या लेना है? बेस आप लोग कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से। मान लीजिए मैं ई लेता हूँ, ई बेस लेता हूँ, ई बेस, तो log बेस ई एक्स को क्या लिख सकते हैं? ln x, यही चीज़ होता है ln x, ठीक है, इसी को ln x लिखा जाता है। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? ln x डिवाइडेड बाई ln a, इसी को डिफ्रेंशिएट करना, इसको डिफ्रेंशिएट करना। तो बताइए ln a तो एक कांस्टेंट है, मतलब ये तो बाहर निकल जाएगा, ये चीज़ तो बाहर निकल जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, ठीक है। आप लोग पढ़े हैं ना, मान लीजिए इसी तरह रहता है x³/3 रहता है, x³/3 रहता है, और मैं बोलता कि इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये 1/3 क्या होता है? 1/3 बाहर निकल जाता है, और इसी को डिफ्रेंशिएट करते तो इसका डिफ्रेंशिएशन 3x² होता है। उसी तरह 1/a को तो डिफ्रेंशिएट करना नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? मान लीजिए a की जगह 2 पुट कीजिए तो ln 2 हो जाएगा ना, तो वो चीज़ तो कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा? या फिर दोनों वेरिएबल है क्या? दोनों यदि वेरिएबल होगा एक्स एंड ए दोनों, तो फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं लागू होगा। तो मैं इसको दोनों तरफ से बना देता हूँ, ठीक है। आई थिंक दोनों वेरिएबल है। यदि दोनों वेरिएबल है, दोनों तो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। यदि दोनों वेरिएबल रहेगा ना, तो क्या कीजिएगा? u/v का फॉर्मेट लगा लीजिएगा, ठीक है, u/v का फॉर्मेट लगा लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हमको लग रहा है दोनों वेरिएबल नहीं है, ln a तो कांस्टेंट ही है ना, तो मैं कांस्टेंट मानकर ही इसको बना रहा हूँ। तो कांस्टेंट मान के बनाऊंगा तो 1/ln a तो बाहर निकल जाएगा, एंड हम लोग को डिफरेंशिएट किसको करना है? डिफरेंशिएट ln x को करना है। ln x का डिफरेंशिएशन क्या था? 1/x, मतलब कि ये आप लोग का 1/x ln a निकल के आ रहा। ये चीज़ किसमें? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ln a को कांस्टेंट मान के बनाया है, ठीक है, ln a कांस्टेंट ही होता है जनरली, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें देखिए द वैल्यू ऑफ ए लिमिट का क्वेश्चन है, x टेंडिंग टू 0 x sin 1/x। तो ये चीज़ आप लोग बताइए किस फॉर्मेट में आप लोग को दिख रहा होगा? x की जगह 0 पुट कीजिए तो किस फॉर्मेट में? 0 इंटू साइन 1/x क्या हो जाएगा? साइन 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा? मान लीजिए 0 प्लस है, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है आप लोग पता है? साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है आप लोग पता है? नहीं पता है? तो मैं बताता हूँ। साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, आप लोग कुछ इस तरह से होता है, साइन का ग्राफ इस तरह से जाते रहता है। मतलब साइन का वैल्यू हमेशा किसके बीच होता है? हमेशा -1 से 1 के ही बीच होता है ना, हमेशा माइनस। देखिए ये चीज़ क्या है? -1 है, एंड ये चीज़ क्या है? +1 है, तो हमेशा -1 से 1 के ही बीच होगा साइन 1/x, या जो भी लीजिए, साइन x का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच होता है। तो ये चीज़ तो -1 एंड 1 के बीच होगा, लेकिन पहले एक 0 लग रहा है ना, x इंटू साइन 1/x है, तो मतलब 0 इंटू -1 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ तो फाइनली 0 ही देगा ना, तो 0 किसमें? ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। इसमें क्या आ जा रहा है? f(x) इक्वल टू इतना, तो d ऑफ f(x) बाई dx एट x इक्वल टू 1। तो ये जनरली ये डिफरेंशिएट ही करने बोल रहा विद रेस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा? ये चीज़ आ जाएगा 4x प्लस 3। अब x की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो x की जगह 1 पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 + 3, मतलब कि ये आ गया 7। 7 किस में बताइए? 7 किस में है बताइए? देखिए ये चीज़ भी आप लोग किस तरह दिया हुआ है, कहीं 7 दिख ही नहीं रहा, मतलब कि हो सकता है x इक्वल टू -1 पर पूछ रहा होगा। x इक्वल टू -1 पर पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 4x + 3 आया था ना, x इक्वल टू -1 पुट कीजिएगा तो -4 + 3 आ जाएगा, एंड ये जो होगा ये आप लोग को -1 निकल के आएगा। यानी कि यहाँ से हमको दिख रहा है कि -1 वाला ऑप्शन क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ -1 होना चाहिए, ठीक है। x इक्वल टू -1 पर आप लोग का जो है पूछा गया होगा, लेकिन यहाँ प्रिंट मिस्टेक हुआ होगा। x इक्वल टू -1 पुट कीजिएगा तभी आप लोग को जो है -1 निकल के आएगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही दिए। कॉन्सेप्ट आप लोग को यही लगता है, डिफरेंशिएट करना है और x की जगह जो भी पुट करने बोला पुट करना है। बहुत गंदा ऑप्शन सेट किया है यार, और ये ऑफिशियल पेपर है, जैक की तरफ से मॉडल पेपर जारी किया गया, ऑफिशियल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट ए स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होना पड़ेगा। स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होना चाहिए वो सेंटेंस,
कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट तभी होता है या तो वो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए, या फिर दोनों नहीं, ट्रू या फॉल्स ही होना चाहिए, या तो ट्रू या फॉल्स, दोनों नहीं होना चाहिए, और कोई मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए, या तो ट्रू या फॉल्स। देखिए पहला, देयर आर 35 डेज इन ए मंथ, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ये तो फॉल्स है क्योंकि एक मंथ में 35 डेज नहीं होता, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ -1 and 8 इज 8, ये भी तो फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब कि आइदर ट्रू और फॉल्स होना चाहिए तो उसको स्टेटमेंट बोलेंगे, तो ये सेंटेंस तो फॉल्स है, मतलब कि ये स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है क्योंकि फॉल्स है। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस जो ट्रू है, लेकिन ट्रू होने से ये आप लोग का जो है स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाला देखिए, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, ये आप लोग का सेंटेंस जो है वो ना तो ट्रू है, ना तो ट्रू बोल सकते हैं, ना फॉल्स बोल सकते। क्यों? कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट यहाँ बोला जा रहा है, कोई ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मैथमेटिक्स सबके लिए डिफिकल्ट है। कोई बोलेगा नहीं मैथमेटिक्स मेरे लिए ईजी है, कोई बोलेगा नहीं मैथमेटिक्स मेरे लिए डिफिकल्ट है, मतलब कि इसका आप लोग का आंसर क्या मिल रहा है, आइदर ट्रू और फॉल्स नहीं मिल रहा, ठीक है। किसी के लिए डिफिकल्ट हो रहा है, किसी के लिए ये आप लोग का ईजी हो रहा है, तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। यही बोल रहा था नॉट स्टेटमेंट, तो इसको स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द फर्स्ट मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो मीन निकालना है, मीन मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि एवरेज लेना है, तो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 एन तक करना है। तो ये चीज़ तो आप लोग फॉर्मूला ही पढ़े, n × n + 1/2, ये चीज़ आप लोग ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या कहा जा रहा है, इफ़ इज इम्पॉसिबल इवेंट, इसके बारे में भी डिस्कस किया था। इम्पॉसिबल इवेंट होने पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमेशा 0 हो जाता है, और श्योर इवेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमेशा 1 होता, तो इसमें तो 0 होगा, 0 ऑप्शन बी में। चलिए लास्ट, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पी ए इक्वल टू दिया, पी बी इक्वल टू दिया, एंड हम लोग को निकालना फाइंड ए और बी, मतलब कि इसमें हम लोग को पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, पी ऑफ ए यूनियन बी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी को फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर साफ लिख दिया हुआ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कि इससे आप लोग अंदाजा ये लगा सकता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 दिया हुआ, वो 0 दिया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उसी को बोला जाता है। ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो 5 होता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी लेंगे तो ये 0 देगा, मतलब कि ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी दिया हुआ, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। तब अब आप लोग आराम से निकाल सकते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला क्या पर है, पी ऑफ ए यूनियन बी पर है पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पुट कीजिए वैल्यू, इसके जगह तो आप लोग 0 ही पुट कीजिएगा, तो पी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, इसका वैल्यू 3/5 दिया हुआ, एंड पी बी का वैल्यू 1/5 दिया हुआ, मतलब कि ये कितना आ जाएगा 4/5, 4/5 किसमें, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कहा जा रहा है लास्ट क्वेश्चन है, एक कॉइन इज टॉस ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल अकर्स। तो पहले 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आप लोग का आउटकम आ सकता है, या तो दोनों हेड आए, या तो एक हेड आए एक टेल आए, या तो दोनों टेल आए, या फिर एक टेल आए एक हेड आए, ये चीज़ पॉसिबिलिटी है। तो एटलीस्ट 1 टेल, मतलब कि एटलीस्ट 1 टेल किस में है, 1 2 3, 3 में है, और टोटल कितना है 1 2, टोटल आउटकम कितना 4 है, मतलब 3/4 इसमें आंसर हो जाएगा। 3/4 किस में है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 40 क्वेश्चन हम लोग करवा दिया, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, और आप लोग को ये देखे होंगे तो आप लोग अच्छा भी लगा होगा, तो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग को इसका आंसर की भी जरूर मिल जाएगा, आप लोग आज एग्जाम देकर आएंगे तो मुझे आप लोग टेलीग्राम में मैसेज, मतलब कि इसका क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, मैं आप लोग आंसर की जल्दी से जल्दी दे दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम आप लोग का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।